गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तुमने पिछले वीडियो में औपनिवेशिक शासन से पहले, कॉलोनियल पीरियड से पहले आदिवासियों का जीवन किस तरह का था, इसके बारे में अध्ययन किया था, स्टडी की थी। आज हम औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े उसका अध्ययन करेंगे। अर्थात भारत में ब्रिटिश रूल लागू होने पर, मतलब भारत में ब्रिटिश शासन लागू होने पर या ब्रिटिश रूल लागू होने पर आदिवासी जो ट्राइबल्स थे, उन ट्राइबल्स पर किस तरह का प्रभाव पड़ा, ट्राइबल्स के जीवन में किस तरह का बदलाव आया, उन बदलावों का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट नंबर पर हम देखेंगे आदिवासी मुखिया। प्रत्येक आदिवासी समाज में कबीले होते थे और उन कबीलों का उन्हीं में से एक व्यक्ति मुखिया होता था और उस मुखिया के पास आदिवासी समाज को निर्देशित करने के बहुत सारे अधिकार थे, पावर्स थे, औरों से ज़्यादा पावर्स थे। मतलब उस कबीले में वो स्थानीय जो उनके मुद्दे होते थे, जो उनके नियम होते थे, आदिवासी मुखिया उनमें बदलाव करते थे और गांव की ज़मीन पर आदिवासी मुखिया का अधिकार होता था और आदिवासी समाज को चलाने के लिए बहुत सारे अधिकार उसे मिले हुए थे परंपरागत रूप से। लेकिन कानून लागू होने के बाद, ब्रिटिश कानून लागू होने के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने इन कबीलों के लिए और मुखियाओं के लिए नियम बनाए और इन मुखियाओं से कहा गया कि आप सभी को ब्रिटिश नियम मानने होंगे, आप सभी को ब्रिटिश नियम मानने होंगे और उन पर ब्रिटिश नियम मानने की पाबंदियां लगा दी गई। इस तरह से ब्रिटिश नियम मानने से मुखियाओं की शक्ति क्या हो गई, ख़त्म हो गई। मुखियाओं की शक्ति ख़त्म हो गई और जो मुखिया थे उनके परंपरागत अधिकार समाप्त हो गए, परंपरागत अधिकार समाप्त हो गए और उनके कबीले के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। उस बदलाव से उनको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा और उन समस्याओं से वो जूझने लगे और जो मुखिया थे उनकी हैसियत समाज में कम हो गई, उनके कबीले में कम हो गई और उनके सभी आर्थिक शक्तियाँ छीन ली गई। सेकंड नंबर पर अब हम आते हैं घुमंतू, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र होते रहते थे, काश्तकार। घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ, ऐसे समूह से अंग्रेज़ बहुत परेशान थे। अंग्रेज़ मानते थे कि जो आदिवासी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं उनका कोई भरोसा नहीं है और इससे एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ये थी कि आदिवासी इधर उधर घूमते रहते थे तो उनके रिकॉर्ड रखने में भी परेशानी होती थी। इस वजह से इस तरह के समुदायों पर कानून बनाकर ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें स्थायी रूप से रहने के लिए मजबूर किया और कहा गया कि आप एक स्थान, निश्चित स्थान दे दिया गया उनको रहने के लिए और वहीं पर स्थायी रूप से खेती करें। इससे ब्रिटिशर्स को ये फ़ायदा हुआ कि उनकी जो लैंड रेवेन्यू था वो रेगुलर हो गया, निश्चितता आ गई उसमें। और इनको पहले ये जो झूम एग्रीकल्चर करते थे तो उससे इन्हें नदियों के किनारे उपजाऊ भूमि पर करते थे, अब इन्हें फिक्स पट्टेदार बना दिया गया, इन किसानों को भूमि दे दी गई और पट्टेदार घोषित कर दिया गया। लेकिन इनको ज़मीनें जिस स्थान पर दी गई वो स्थान ज़्यादातर सूखे इलाकों में थे और इनको खेती करने का काम बड़ी मुश्किल से कर पाते थे और इनकी खेती में ज़्यादा उत्पादन नहीं रहा। इस वजह से ज़्यादातर काश्तकार बेरोज़गार हो गए और उनके परंपरागत कार्य थे वो
समाप्त हो गए। तीसरा है थर्ड नंबर पर वन कानून और उसके प्रभाव, फॉरेस्ट लॉ एंड इम्पैक्ट एंड देयर इम्पैक्ट। जो फॉरेस्ट कानून थे वो परंपरागत रूप से जो आदिवासी समुदाय थे उनके लिए जो फॉरेस्ट कानून थे वो बहुत प्रॉब्लमेटिक साबित हुए, तथा जो कानून मतलब आदिवासियों का अधिकतर जीवन वनों से नियंत्रित होता था और वनों पर सरकार ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अंग्रेज़ों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अंग्रेज़ों ने सारे नियंत्रण स्थापित कर लिया और जंगलों को आरक्षित घोषित कर दिया। इससे इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने और फल इकट्ठा करने और पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं दी गई, जबकि परंपरागत रूप से आदिवासियों का पूरा जीवन इसी से चलता था। इस वजह से बहुत से लोग बेरोजगार हो गए और उनको अन्य काम धंधा ढूंढने के लिए दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। नेक्स्ट है बहुत सारे आदिवासी समूह ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हें तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर सरकारी कानून घोषित कर चुकी थी। इसमें इम्पोर्टेंट है 1906 में सोग्रम संगमा द्वारा आसाम में और 1930 के दशक में मध्य भारत मतलब हो गया छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम थी व्यापार की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ ट्रेड। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूह ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी आने लगे हैं। मतलब पहले वो व्यापारी और महाजन जंगलों में कम जाते थे। मतलब जो परंपरागत रूप से जो ट्राइबल्स थे, आदिवासी थे, वो सामान इकट्ठा करते थे वनों से, और व्यापारी और ट्रेडर होते थे वो उन्हीं के घर पर ही सामान को खरीद कर लाते थे और उनकी ज़रूरत की चीज़ें उनको प्रोवाइड करवाए जाते थे। इस तरह का चल रहा था। लेकिन 19वीं शताब्दी में ये काम तेज़ी से हुआ और इन पर आदिवासियों पर भी, जैसे रेशम का उत्पादन देखें 18वीं शताब्दी में रेशम की यूरोपियन बाज़ारों में भारी मांग थी और भारतीय रेशम की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी, क्वालिटी बहुत अच्छी थी और इस क्वालिटी की वजह से इसके उत्पादन पर ज़्यादा जोर दिया जाने लगा। वर्तमान में हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे और उनके बदले वो रेशम का कच्चा माल कृमिकोष इकट्ठा करते थे। इसके लिए उन्हें कुछ पैसे मिलते थे, 3-4 रुपये, 5 गुना कीमत पर बेचे जाते थे। आगे वहाँ से सस्ते खरीदे जाते थे आदिवासी से और आगे जाकर उनको बहुत बड़े ज़्यादा पैसे में या ज़्यादा कीमत पर बेचे जाते थे। इस तरह आदिवासियों के जीवन में कई तरह के बदलाव आए। पहला तो झूम खेती पर रोक लगा दी गई, वनों में से प्रोडक्ट कलेक्ट करने पर रोक लगा दी गई। इस तरह के विभिन्न प्रकार के व्यापार में भी कई तरह की समस्याएं थी। अब इस स्थिति में जब इनके जीवन में बदलाव आए और इनके परंपरागत कार्य समाप्त हो गए तो ऐसी स्थिति में इनको काम तलाशने के लिए दूसरे स्थानों पर जाना पड़ा। जैसे एग्जाम्पल है, चाय बागान लगे हुए थे और चाय बागानों में इनको सस्ती रेटों पर या सस्ती मजदूरी पर काम दिया गया। कोयले की खदानों में आदिवासियों को भर्ती किया बड़ी संख्या में और इनसे आदिवासियों के जीवन और घरों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और ये आपस में इनकी जातियां बिखरने लगी। और 19वीं और 20वीं शताब्दी में जनजाति समूहों में कानून, जो ब्रिटिश कानून थे, ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदियां थी, उनके विरुद्ध शोषण के खिलाफ कई आंदोलन भी हुए। जैसे 1819
31-32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी अंग्रेज़ों के खिलाफ। मध्य भारत में बस्तर में एक विद्रोह हुआ था और 1940 में महाराष्ट्र में भी विद्रोह हुआ। बिरसा मुंडा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो भी एक इसी तरह का आंदोलन था। थैंक यू बेटे।